तो दोस्तों आज का आपका जो टॉपिक होगा वो होगा अम्ल क्षारक के बीच की अभिक्रिया, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इससे पहले मैंने इस लेसन के बहुत सारे वीडियो डाले हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, नहीं तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप वहां पर जाकर उन सारे वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं, जिससे आपका अच्छा सा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले इस रिएक्शन को लिखना कैसे है ये तो मैंने लिख के बताया है, पर याद कैसे करना है तो पहले वो हम सीखते हैं। ठीक है, हमको बताना है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में हमसे पूछा है, तो बस आपको 2 पॉइंट पकड़ लेना है। बस जब हम किसी अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब किसी अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्लस में जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? लवण और जल। अगर लवण और जल प्राप्त होता है तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखना है कि जब किसी अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो रिएक्शन कैसे है, मान लेते हैं हम अम्ल को ले लेते हैं अम्ल में ले लेते हैं HCl और क्षार में ले लेते हैं NaOH। ठीक है, ये आपका क्या है, तो ये आपका है अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार में क्या है NaOH। तो इसका रिएक्शन कराएंगे तो Na के साथ क्या जुड़ जाएगा Cl। क्यों? क्योंकि Na पे होता है प्लस चार्ज और Cl पे होता है माइनस चार्ज, तो प्लस और माइनस से ये आपका जुड़ जाएगा। जबकि H पे होता है प्लस चार्ज और OH पे होता है माइनस चार्ज, तो H और OH एक साथ जुड़ जाएगा। तो N के साथ Cl जोड़ोगे तो ये बन जाएगा NaCl, और OH के साथ H को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा H2O। और यही तो हमें प्राप्त करना था। ठीक है, हमें क्या बनाना था, हमें बनाना था लवण। और NaCl क्या है, तो NaCl आपका है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को ही हम साधारण नमक कहते हैं और इसी को हम लवण भी कहेंगे। और H2O क्या है, तो H2O है आपका जल। HCl का नाम क्या है, तो इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जबकि NaOH का क्या नाम है, तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसका नाम है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो यहाँ पे रिएक्शन में क्या हो गया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा। हम तो ये तो बता दिए आपको याद करने का तरीका, पर आपको लिखना पेपर में कैसे लिखना है ना, वो हम चलो समझाते हैं। तो यहाँ पर हम पहले से लिखे हैं, मुझे पता है कि आप लोग याद तो रहता है पर लिखने का तरीका गलत रहता है, इसलिए आपको पूरे नंबर नहीं मिलते। तो जैसे हम लिखे हैं कि जब किसी अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल हो गया ना कि अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर आपको रिएक्शन ज़रूर करना है पेपर में। अगर आप अभिक्रिया नहीं करोगे तो आपको पूरे नंबर कभी नहीं दिए जाएंगे। तो रिएक्शन ज़रूर करना है। यहाँ पे HCl प्लस NaOH का अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमने कहा था Cl पे माइनस चार्ज होता है और Na पे प्लस, तो Na जुड़ जाएगा Cl के साथ, NaCl हो जाएगा, और OH जुड़ जाएगा H के साथ, H2O हो जाएगा। NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड, H2O है आपका जल, NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये आपका अम्ल हो गया, ये आपका क्षार हो गया। दोनों का अभिक्रिया कराओगे तो आपका लवण और जल का निर्माण हो जाएगा।
आई होप आपको यह रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और पेपर में आपको कितना लिखना है और कैसे लिखना है, बस जहाँ तक मैंने बताया है यहाँ तक आपको पेपर में लिखना है। आपको 2 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। सूचक से आप क्या समझते हैं संक्षेप में समझाइए और इसके जो प्रकार हैं 2-3 वो भी आपको समझाना है। बोर्ड पेपर में कैसे प्रश्न आएगा और कितना आपको लिखना है वो सारी चीज़ को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। पहले मैं बता दे रहा हूं कि इस प्रश्न को आप याद कैसे करोगे। ठीक है, तो याद करने का सबसे पहले तरीका सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है कि वे पदार्थ, ठीक है, आपको डिफिनेशन में लिखा भी है कि वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु, ठीक है, ऐसे हमें पदार्थ बताना है। ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग किसी के अनुमापन में अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है कि वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में, ठीक है, किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। ठीक है, कुछ सूचक निम्नलिखित है, उन सारी चीज़ों को हम समझते हैं। जैसा आपका हो गया प्राकृतिक सूचक, तो प्राकृतिक सूचक में आपको लिखना क्या है कि इस प्रकार के सूचक प्राकृतिक में पाए जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक सूचक क्या है? ऐसे सूचक जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी आदि, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें प्राकृतिक में पाई जाती हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अगला आपका क्या लिखा है? अगला आपका है हेडिंग संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक में आपको क्या लिखना है कि प्रयोगशाला में निर्मित सूचक संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं? तो प्रयोगशाला में निर्मित सूचक संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। उदाहरण में हो जाएगा फिनाल्फेथैलीन, मेथिल ऑरेंज आदि। ये हो गया आपका संश्लेषित सूचक का एग्जाम्पल। अगला आपका आएगा गंध युक्त सूचक। इसमें आपको क्या लिखना है? ठीक है, विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल एवं क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले सूचक गंध युक्त सूचक कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे सूचक जिनकी गंध से हम या तो पहचान लेंगे अम्ल है या क्षार है, और इस प्रकार के जो सूचक होंगे उन्हें गंध युक्त सूचक कहते हैं। जैसे वैनिला, प्याज व लौंग, इन सारी चीज़ों की गंध से हम पहचान जाते हैं कि किस प्रकार का सूचक है। तो आई होप आपको सारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो चलो एक बार मैं सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं सूचक। ठीक है, सूचक में हमने बताया था सूचक का जो मुख्य काम होता है ना, किसी भी वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु व अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सूचक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, उसे सूचक कहते हैं। या तो आप लिख सकते हो ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग अम्ल या क्षार की पहचान करने के लिए किया जाता है। ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग अम्ल या क्षार की पहचान करने के लिए किया जाता है उसे सूचक कहते हैं। फिर लिखिए सूचक को 3 भागों में डिवाइड किए हो। पहला लिखिए प्राकृतिक सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे लाल पत्ता गोभी और यहाँ पे लिखिए हल्दी। ठीक है, ये प्राकृतिक में पाए जाने वाले सूचक है। दूसरा लिखिए संश्लेषित सूचक। ठीक है, इसमें क्या लिखिए ऐसे सूचक जो प्रयोगशाला में निर्मित होते हैं उन्हें संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे फिनाल्फेथैलीन, मिथाइल ऑरेंज, इन सारी चीज़ों को। उसके बाद लिखिए गंध युक्त सूचक ऐसे सूचक जिनको गंध द्वारा, ठीक है, अम्ल या क्षार की पहचान की जाती है उसे गंध युक्त सूचक कहते हैं। जैसे प्याज, लहसुन, वेनिला,
तो ये सारे के सारे सूचक का टॉपिक है और सूचक से रिलेटेड यहाँ तक प्रश्न आज तक पेपर में पूछे गए कि सूचक से आप क्या समझते हैं, और इनमें से एक दो सूचक के बारे में पूछ लेगा। तो आपको यहाँ तक वीडियो को लिखा क्या है कि किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर ना होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। तो पीएच परिसर किसे कहते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पीएच परिसर किसे कहते हैं। किसी अम्ल या क्षारक में, देखो लिखा भी है, या तो आपका अम्ल हो या तो आपका क्षारक हो, सूचक के रंग में परिवर्तन, मतलब उसके रंग में क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है, किसी निश्चित पीएच पर ना होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। बस आपको इतना लिखना है, बहुत ही सरल डिफिनेशन है, 1% भी आपको याद करने का ज़रूरत ही नहीं है। क्या लिखा है कि कोई भी अम्ल या क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर ना होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। बस आपको इतना लिखना है और आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्या लिखा है कि जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है, जल का आयनिक गुणनफल, इसका डिफिनेशन क्या होगा, स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण H+ तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण OH- के गुणनफल के बराबर होता है। इसे KW से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, KW बराबर H+ और यहाँ पे OH-। तो आपको याद कैसे करना है, ठीक है। स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल लिखा है कि स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल आप कैसे याद करोगे, जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है। तो स्थिर ताप मतलब तापमान जो होना चाहिए वो स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर H+ मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, इसको पढ़ते हैं, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता तथा हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, KW बराबर H+ गुणे OH-। तो जल का आयनिक गुणनफल किसे कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है कि किसी स्थिर ताप पर जल के हाइड्रोजन आयनों के सांद्रता के गुणनफल तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ तक आपको लिख लेना है, फिर से समझ लीजिए क्या क्या लिखना है और कितना आपको लिखना है। ये दोनों डिफिनेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि NCERT के सिलेबस में हैं और इनको काटा भी नहीं गया। तो इन दोनों डिफिनेशन को आपको बहुत अच्छे से तैयार भी कर लेना है कि स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बराबर होता है, जल का आयनिक गुणनफल। तो फार्मूला हो जाएगा KW बराबर H+ सिंगल बॉन्ड OH-। तो ये फार्मूला भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो बढ़ेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। NCERT के टॉपिक हैं तो चलो पहले समझते हैं पीएच मान होता क्या है। तो लिखा है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। क्या हो गया, सिंपल। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। बस आपको इस फार्मूले से तो डिफिनेशन याद हो गया। क्या लिखे हो डिफिनेशन में कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। ये आपका हो जाएगा पीएच वैल्यू का डिफिनेशन। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर ये हो गया आपका पीएच का स्केल मान लेते हैं। हमें 0 से 14 नंबर तक गिनती चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं आपका 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा। आपको पता है 0 से लेके 6 नंबर तक 6.9 तक अगर बात कही जाए, जब तक 7 नहीं आएगा तब तक ये सारे अगर डिजिट पीएच आ रहे हैं तो वो अम्ल होंगे। अगर केवल 7 आ रहा है तो वह उदासीन होगा
अगर 7 से ज़्यादा आ रहा है तो वह क्षार होगा। तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी में है, उन सारी चीज़ों को पहले क्लियर करते हैं। तो सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर सांद्र अवस्था में है तो इसका पीएच मान होता है 0। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना वो बहुत प्रबल अम्ल है, क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 0। नींबू का रस, नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.5, 2.4, 2.3, मतलब 2.5 के आसपास अगर कोई भी डिजिट होता है तो आप उसको आंसर सही कर दोगे। ठीक है। मृदु पेय मतलब जो जल होता है, मृदु पेय का मान होता है पीएच 6.0। लेकिन अगर शुद्ध जल की बात की जाए तो इसका पीएच मान होता है 7। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। इसके बाद आएगा टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का पीएच मान होता है 8.0। टूथपेस्ट का पीएच मान 8.0 होगा। जबकि तनु NaOH का पीएच मान होगा 13.0। तनु NaOH का मान जो होगा वो 13.0 हो जाएगा। इसके बाद आएगा अमाशय रस का पीएच मान 1.4 होता है। अमाशय रस का पीएच मान पूछेगा तो 1.4। सिरका का पीएच मान 4.0 होता है। दूध का पीएच मान 6.5 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। सांद्र NaOH का मान 14 होता है। अब हम पीएच मान तो सारा निकाल चुके हैं, पर हम ये बताएंगे कि इसमें से कौन अम्ल है, कौन क्षार है और कौन उदासीन है। तो सांद्र HCl इसका जो मान है वो 7 से कम है तो ये आपका अम्ल है। नींबू का रस 7 से कम है तो ये आपका अम्ल है। मृदु पेय 7 से कम है तो इसका मान अम्ल है। शुद्ध जल 7 ही है तो यह उदासीन है। टूथपेस्ट 7 से ज़्यादा है ना, 8 नंबर है तो ये आपका क्षार है। तनु NaOH 7 से ज़्यादा है तो ये आपका क्षार है। अमाशय रस 1.4 7 से कम है तो ये अम्ल है। सिरका 4.0 7 से कम है तो अम्ल है। और यहाँ पे हो गया आपका टूथपेस्ट। रक्त आपका हो गया 7.4 हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5। सांद्र NaOH 14.0। तो ये सारे के सारे होंगे तुम्हारे पीएच मान।